आम सी ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर में मलबूस वो तौलिए से गीले बाल रगड़ता। जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने बजते हुए अपने मोबाइल को देखकर मुतवज्जा होता। उसके करीब आया तो देखा नबीला का नंबर स्क्रीन पर चमचमा रहा था। उसने कॉल अटेंड करते फोन कान से लगाया। तैमूर, तुम कब अपने घर वालों से बात करोगे हमारे रिश्ते के बारे में? देखो, मैं अब मजीद उन्हें नहीं रोक सकती। वह लोग मेरा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मैं क्या करूं और कितने बहाने बनाऊं अपने घर वालों से? तुम साफ साफ बता दो मुझे, आखिर तुम चाहते क्या हो? उसके फोन उठाते ही नबीला गुस्से से शुरू हो गई। समझने की कोशिश करो नबीला, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। घर वालों से बात करने, उन्हें सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ही मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। तैमूर उसे सहूलियत से समझाता हुआ बोल रहा था, जिस पर नबीला कुछ ठंडी होती गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है तैमूर, मैं कुछ वक्त तक घर वालों को संभाल लूंगी। तब तक कोशिश करो कि उन्हें बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम नहीं समझ सकती कि तुम्हें लेकर मैं कितना डर जाती हूँ। तुम बस जल्द से जल्द मेरी बात करो। नबीला की आवाज में नमी सी घुलती महसूस करता तैमूर परेशानी से अपना माथा मसलने लगा। तभी उसके रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती सुनाई दी। जब तैमूर फोन बंद करता, दस्तक देने वालों को अंदर आने की इजाजत देते जोर से बोला, कौन है? अंदर आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही दरवाजा आहिस्ता से खुला। ज़ेबा का चेहरा पूरी चमक के साथ नमूदार हुआ। आपको सब नीचे बुला रहे हैं, खाने पर आपका इंतजार किया जा रहा है। ज़ेबा अपने गुलाबी होते चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देखकर बोली, जहां तैमूर निहायत संजीदा और सख्त तासुरात लिए उसे देखता, भारी आवाज में बोला, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ज़ेबा एक पल को उसको रुककर देखती वापस मुड़कर नीचे आ गई, लेकिन उसका दिल तैमूर के तने हुए नकूश और सख्त लहजे को भांपता एकदम उदास हो गया। अजीब लड़की है, जरा तमीज नहीं है, 2 साल बड़ा हूँ। तैमूर भाई ही बोल दे, मुंह फाड़ कर नाम लेती है। तैमूर उसके जाने के बाद गुस्से से सोचता नीचे आ गया, जहां सभी खाने पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। ये मंजर था मीर मैंशन का। आलम मीर के 2 बेटे थे। बड़े बेटे अयाज मीर, जिनकी बीवी सोबिया बेगम थी। उन्हीं का एक बेटा था तैमूर मीर, जो हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल करता बिजनेस कर रहा था। दूसरे बेटे सुल्तान मीर थे, जिनकी बीवी अनीला बेगम थी। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी ज़ेबा मीर, जो तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, और उससे 2 साल छोटी शिजा मीर, जो अभी यूनिवर्सिटी में थी। आलम मीर की बीवी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। वो अपने बच्चों के साथ इस मेंशन में हंसी खुशी रहा करते थे। तैमूर बेटा, अब आगे का क्या इरादा है? भाई माशाल्लाह से आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, बिजनेस भी अच्छे से सेट कर लिया है, कुछ सोचा है आगे का? आलम साहब ने खाना खाते हुए हंसते हुए बोले थे। दादा जान, आगे क्या करना है? मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर अनजान बनता बोलकर फिर चावल से भरा चम्मच मुंह में डालता खुद को तैयार करने लगा। जिस पल का उसे इंतजार था, घर वाले खुद आज उसकी शादी का जिक्र छेड़ चुके थे। दूसरी तरफ ज़ेबा शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए खाना खाते गाहे बगाहे एक नज़र तैमूर पर डाल रही थी। देखो बरखुरदार, अब तुम जवान हो चुके हो, काबिल भी हो गए हो और तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो फिर घर बसाने के लिए तैयार हो जाओ। आलम साहब संजीदगी से बोले थे, जब तैमूर का दिल ज़ोर ज़ोर से खुशी में उछल रहा था। इससे पहले वह अपनी दिल की बात सब घर वालों को सामने करता, जब आलम मीर बोले, मैंने फैसला किया है, ज़ेबा और तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया जाए। इस माह के आखिर में एक छोटी सी रस्म कर देंगे, जिससे खानदान भर को मालूम हो जाएगा, और फिर 1 साल बाद शादी कर देंगे। आलम साहब की बात सुनकर तो तैमूर पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी। फटी आंखों से वह आलम मीर को देखता जैसे भूत बन गया था। बाबा, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, और इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी कि घर की बेटी घर में ही रहेगी। अयाज मीर खुशी से बाप को देखते बोले, जबकि सुल्तान मीर और बाकी सब की भी खुशी भी उनसे अलग नहीं थी। सबको आलम साहब का ये फैसला बहुत भाया था, सिवाय तैमूर के, जिसके दिल इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो रहा था। ज़ेबा से शादी हरगिज़ नहीं, वह मरकर भी उसे नबीला की जगह देने को तैयार नहीं था, लेकिन ज़ेबा उसके चेहरे की खुशी इस वक्त छुपाए नहीं छुप रही थी। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। आलम साहब तैमूर और ज़ेबा की तरफ देखते आंसू मोहब्बत से बोले थे। तैमूर अपने हक की आवाज़ उठाता भी कुछ बोलता, जब सुल्तान मीर बोले, बाबा हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो हमारे बच्चों को क्या होगा?
आपका फैसला सर आंखों पर। तभी अयाज मीर भी उनकी बात की हिमायत करते बाप के फैसले को दिल से कबूल कर गए। तैमूर को लगा जैसे उसे जिंदा जमीन में दफना दिया गया हो। इस वक्त वह अंदर से बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। तो फिर ठीक है बहुओं, तुम लोग तैयारी कर लो, इस माह ही हम इन बच्चों की मंगनी कर देंगे। शादी 1 साल बाद आलम साहब अपने फैसला सुनाते उठे और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गए। जब उनके पीछे जेबा भी शर्माती हुई वहां से चली गई। अब सब खुशी से उनकी मंगनी को लेकर प्लानिंग करने लगे। जब तैमूर की हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ खड़ा होता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रों के सामने रह रहकर नबीला का चेहरा घूम रहा था। कमरे में आते ही दब से वह बेड पर गिरता सर पकड़ गया। अचानक ये क्या हो गया? उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उसके घर वालों ने कर दिया और पूछने तक गवारा न किया, बस ज़बरदस्ती अपनी मर्जी उस पर थोप दी। और वह ज़ेबा? तैमूर ने निहायत नफरत से उसके चेहरे को सोचते हुए खुद से कहा। वो ज़ेबा खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही है, समझ रही है उसकी ज़िंदगी खुशियाँ से भर दूंगा। नहीं ज़ेबा बीबी, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम देखना तुम्हारी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में न बदल दिया तो कहना शादी तो मैं हर हाल में सिर्फ नबीला से ही करूँगा, लेकिन मेरे साथ जो तुमने जुड़ने के ख्वाब देख रही है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नखात से सोचते हुए उसके चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कुराहट रेंग रही थी। ज़ेबा अपने कमरे में आती खुशी से झूमती बेड पर बैठी और बेइख्तियार शर्माकर चेहरा हाथों में छुपा लिया। सोचा भी नहीं था दिल ने जिसे चुपके से चाहने की गुस्ताखी की थी, यूँ इस तरह आराम से कुदरत उसके नसीब में लिख देगी। बिन मांगे भी दुआएं इस तरह कबूल हो जाती हैं। ज़ेबा ने गुमान नहीं किया था, वह बहुत खुश थी। आपी, शीज़ा कमरे में आती हुई खुशी से उसके गले लगा गई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आपकी भी शादी होगी, आप भी दुल्हन बनेंगी। शीज़ा बहन का चेहरा हाथों में भरती हुई खुशी से बोली। ज़ेबा उसकी बातें सुनकर हंसती। अगले दिन घर की ख्वातीन मंगनी की तैयारी में मसरूफ़ हो गईं। शॉपिंग के लिए मॉल के चक्कर लगने लगे। मर्द हजरात खानदान में किस किस को दावत देनी है इसके बारे में मशवरा करने लगे। घर भर को सजाने के साथ साथ हंसने बोले और नए नए पकवान की खुशबुएं आने लगी। हद तक कि सबकी खुशी उनके चेहरों के साथ छलके जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर तैमूर गहरी सोचों में हमा वक्त डूबा रहता। उसने अभी तक नबीला को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वह उसे पता लगने से पहले ही खुद इस मसले को बहुत आसानी से ऐसे ख़त्म कर देना चाहता था कि फिर कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। तभी कुछ सोचकर उसने आफाक के साथ फ़ोन मिलाया। हेलो, हाँ, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा, ऐसा कि कोई भी हकीकत और झूठ में फ़र्क ना तलाश कर सके। इस काम के मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद तुम इस शहर से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना। तैमूर आंखों में शैतानियाँ लिए बहुत आहिस्ता से फ़ोन पर आफाक से कह रहा था। ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। आफाक भी कमीनगी से बोला। जब तैमूर उसकी डिमांड सुनता दांत पीसकर गुस्से से बोला, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरा काम ठीक से ना हुआ तो मैं तुम्हें जहन्नम से भी ढूंढकर निकालकर जान से मार डालूंगा। उसकी बात सुनता आफाक हंस दिया। यार गुस्सा मत करो, तुम तो जानती हो कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस मेरी जेब गर्म करो और काम की फिक्र मत करो। इतना सुनते ही तैमूर फ़ोन बंद कर गया। अब उसे उस दिन का इंतज़ार था जब बाजी पलटने वाली थी और सारे मोहरे उसके हाथ में होने वाले थे। फिर वह होता और उसकी मर्जी होती। वह पुरजोश निगाहों से खिड़की के बाहर देखता मुस्कुरा दिया, जहाँ सब लोग बैठे इस वक्त खुशगप्पियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। ज़ेबा सबको चाय कपों में डालकर देती बहुत खुश नज़र आ रही थी। ज़ेबा की शर्म में घुली गुलाबिया चेहरे पर देखकर तैमूर का हलक तक कड़वा हो गया। जब वह नज़रों को उसकी तरफ से फेर गया, पता नहीं क्यों जब से ज़ेबा ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी तब से तैमूर को उससे अजीब सी किस्म की नफरत महसूस हो रही थी। वह बस चाहता था कैसे भी ज़ेबा से उसकी जान छूट जाए ताकि वह नबीला से शादी कर सके, और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। और वह दिन भी आ गया था जब बारीक कुमकुम से सजे उस खूबसूरत हाल में चारों ओर खुशियाँ बिखरी हुई थी। मेहमानों का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा था। आखिरकार खानदान के बच्चों की पहली खुशी जो थी, ज़ेबा ने पिंक कलर का बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी। पिंक ही फूलों की ज्वेलरी पहने वो कोई परी लग रही थी, जबकि तैमूर ने सफ़ेद सिंपल शलवार कमीज़ पहना था। जब उसे तैमूर के पास लाकर बिठाया गया तो वह खुद में सिमट सी चली गई। इससे पहले मंगनी की रस्म शुरू होती,
जब उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा, जिसे सुनने के लिए वह उठकर बाहर आया। काम हो गया है, अब मैं ये नंबर बंद कर कर जा रहा हूँ, अब इसके बाद तुम जानो, आफाक कहता फ़ोन बंद कर गया। और जब तैमूर ने आफाक की तरफ से भेजा मैसेज देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। यही तो वह चाहता था। अब मज़ा आया। जब खुशी से वह सोचता, फिर अचानक चेहरे पर ढेरों गुस्सा लिए वह वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, जहाँ तमाम मेहमान उनकी मंगनी की रस्म के लिए जमा थे और तैमूर का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इस बदकिरदार लड़की से मंगनी नहीं करूँगा दादा जान, तमाम मेहमानों के बीच आकर बोलता वह गुस्से से दहाड़ा। दुल्हन बनी ज़ेबा जब उसने ये अल्फाज सुने तो पत्थर सी रह गई। उसका चेहरा जद पड़ गया। हर कोई अपनी जगह सुन हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? आलम साहब अपनी गरजदार आवाज़ में उससे भी तेज़ आवाज़ में बोले। मैं ठीक कह रहा हूँ दादाजी, पूछे अपनी पोती से जिसकी बदकिरदारी के चर्चे ज़ुबान ज़दाम हैं, और ये ऐसी बेहया और बदकिरदार लड़की से रिश्ता तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। नफरत भरी नज़रों से उसे देखते उसने जहर उगला तो तड़पकर दुल्हन बनी वो खौफ से कांप उठी और उसके करीब आ गई। खुदा के लिए ऐसा मत करें, ये दाग मेरे दामन पर मत लगाएं, इतना गंदा इल्ज़ाम मत लगाएं मुझ पर। उसके मासूम चेहरे पर बेबसी के आसार नुमाया थे, आंखों में तैरते आंसू और लरसते लब, जैसे हर लफ्ज़ के साथ उसका दम घुट रहा हो। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और धीमी कांपती हुई आवाज़ में कहा, तैमूर, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अगर तुम गलत साबित हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुल्तान मीर, जो अब तक खामोशी से सारा मंजर देख रहे थे, ज़ेबा को एक तरफ करते गुस्से से बड़े उसके सामने आते बोले। अयाज और आलम साहब भी उससे तैमूर को देख रहे थे। जब तैमूर मोबाइल निकालता उन सबके सामने कर गया, जहाँ ज़ेबा की नाजेबा तस्वीरें मौजूद थीं, ऐसे कि वो किसी गैर महरम के साथ गलत हालात में हो, जिसमें ज़ेबा तो नज़र आ रही थी लेकिन उस लड़के का चेहरा छुपा हुआ था। तमाम मेहमानों को तो ये देखकर कानों तक हाथ लगाते वहाँ से चले गए। बस घर वाले थे जो अपनी पथराई नज़रों से उन तस्वीरों को देख रहे थे, जबकि तस्वीरें देखकर ज़ेबा मुंह पर शर्म से हाथ रखकर फूट फूट कर रो दी। तैमूर पल में उसकी दुनिया उजाड़ गया था, उसके दामन पर दाग लग गया था, उसका दिल बंद होने लगा था। बंद होते दिल के साथ वह एक तरफ गिरने के अंदाज में बैठी। ये झूठ है, मुझ पर बेबुनिया तहमत लगाई जा रही है, ये झूठ है ये सब। ज़ेबा बेतहाशा रोती हुई चीखी। अपनी सफाई देने की मजीद हिम्मत नहीं थी उसमें। आलम साहब, अयाज मीर और सुल्तान मीर, उनके चेहरे पर उलझनें वाज़ेह थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पैरों से खींची चली गई हो। सोबिया और अनीला बेगम शीज़ा एक तरफ खड़ी ये सब देखती रो रही थीं, जैसे उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। बाबा, मेरा यकीन करें, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। ज़ेबा पत्थर बने सुल्तान साहब के पास आती बोली तो एक ज़ोरदार थप्पड़ ने जैसे उसकी तमाम उम्मीदें, यकीन और मान को मिट्टी में मिला दिया था। चेहरे पर हाथ रखे वह दम बखुद फटी आंखों से बाप को बेयकीनी से देखे गई। सुल्तान साहब के उस थप्पड़ से सब अपनी जगह सन्नाटे में आ गए। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुमने शर्म से आज मेरा सर नीचे कर दिया है। ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी? तुम पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई? सुल्तान साहब अब हाथ उठाकर उसे कोसते हुए बद्दुआएं देते रो रहे थे। ज़ेबा तो उनकी बातें सुनते सदमे का मुजस्सम बनी खड़ी रह गई। यकीन नहीं हो रहा था कि उसके वही प्यारे बाबा हैं जिनको अपनी बेटी ज़ेबा पर बहुत मान था, जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, आज किसी की भी झूठी बातों पर यकीन करते कैसे उसे बदगुमान हो गए थे। बता, कौन था ये लड़का जिसके साथ मिलकर तूने अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला है? सारे खानदान में क्या पूरी दुनिया में अब हम पर थू थू करेंगे? बोलो, कौन है ये और किस किस लड़के के साथ मुँह काला किया है? सुलेमान साहब के अल्फाज ज़ेबा का दिल फाड़ गए। वो उसे झंझोड़ते हुए पूछ रहे थे। अब आलम साहब बीच में आते सुल्तान को ज़ेबा से दूर कर गए। सुल्तान, होश में आओ, हमें इतनी जल्दी ज़ेबा के किरदार को दागदार समझकर फैसला नहीं करना चाहिए। मेरी बच्ची ज़ेबा ऐसी नहीं है, मुझे यकीन है इसने कुछ गलत नहीं किया। ये झूठ होगा, किसी ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। आलम साहब उसे सीने से लगाते हुए दुख से बोले। उनकी आंखों में एतमाद की चमक थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है ये तस्वीरें झूठ हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप दादा जान? तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ये लड़के के साथ बिना लिबास के
तैमूर अपना केस कमजोर पड़ता देखकर फिर आग भड़काता हुआ इतना ही बोला था, जब आलम साहब एकदम दहाड़े कि वह सटपटाकर चुप हो गया। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। चुप हो जाओ तैमूर, एक लफ्ज और मत बोलना। ज़ेबा इसी घर की बच्ची है और हम सबकी इज्जत है, और तुम इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और इसे शर्म आती है ये सब करते हुए? अगर आज हमने इसकी ये तस्वीरें नहीं देखी होती तो हमें इसकी मासूमियत के पीछे मकरूर चेहरे का पता ही नहीं चलता। मैं इससे शादी नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहता हुआ तैमूर वहाँ रुका नहीं और एक कहर भरी निगाह ज़ेबा पर डालता वहाँ से चला गया। सुल्तान साहब और अयाज मीर भी ज़ेबा को नफरत से देखते वहाँ से चले गए, जबकि सोबिया भी चुपचाप शहर के पीछे चलती। पीछे बचे आलमगीर, अनीला और शिजा, जो ज़ेबा को गले लगाए रो रहे थे। उन्हें यकीन था ज़ेबा पर पूरा कि वह ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती थी। उसने तो अपने बड़ों की इज्जत बहुत अजीज़ थी, जिसने अपनी इज्जत रूह की हिफाजत सच सदके की हो, वह ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। तभी ज़ेबा, जो आलम साहब के बाजुओं के घेरे में खड़ी थी, कि धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरी। तैमूर अपने कमरे में आता खुशी से सरशार झूम रहा था। अब उसके और नबीला के बीच कोई दीवार नहीं थी। जिस तरह उसने ज़ेबा को अपनी ज़िंदगी से दूर फेंका था, बिल्कुल इसी तरह अब वो और नबीला बहुत जल्द एक होने वाले थे, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद मीर मैंशन में सुबह हो या शाम, वक्त ऐसा एक जैसा ही रहता था। ऐसा लगता था कि मीर मैंशन से वक्त रूठ गया था और वक्त का इस मैंशन से कोई ताल्लुक भी नहीं था। मैंशन में रहने वाले तमाम लोगों ने जैसे चुप्पी का रोज़ा रख लिया था। एक सर्द सी खामोशी थी मीर मैंशन में। ज़ेबा पूरे 3 दिन बाद आज होश में आई थी। वॉशरूम में लगे शीशे के सामने अपने चेहरे पर फैली वहशत और खौफ को देख रही थी। उन 3 दिनों में क्या से क्या हो गया था। अब उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसके साथ हुआ था। वो मुसलसल अपने चेहरे को पानी के छींटे मारते हुए वह खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि जो हुआ है शायद वो एक ख्वाब था। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं देखा था जो वो अब देख रही थी। लेकिन अपने आप को ये यकीन दिला पाना बहुत मुश्किल था कि जो हुआ है वो एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो कभी बदल नहीं सकती थी। और यही सोच थी वो एक बार फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अयाज, सुल्तान, आलम तैमूर ने सब खाने की टेबल पर बैठे चुपचाप खाना खा रहे थे जब तैमूर गला खंकारते हुआ गोया हुआ। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मुनासिब नहीं लगा। मुझे बात करनी है। अयाज, आलम, सुल्तान खाने से हाथ रोकते सब ठहर के तैमूर को देखने लगे थे। ज़ेबा ने जो कालक हमारे मुंह पर मली है, उसे देखते हुए अब मैं तो क्या, कोई भी इसका हाथ थामने की हिमाकत नहीं करेगा। उसने जो धोखा दिया है वो सारी ज़िंदगी हमें तकलीफ़ में मुब्तला रखेगा। पहले मैंने अपने बड़ों का एहतराम करते हुए अपनी ख्वाहिश को गला घोट दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने है। उसके आशिक ने कैसे मुझे उसकी तस्वीरें मंगनी वाले दिन भेजी और फिर गायब भी हो गया। दिल करता है उसे ढूंढकर जान से मार दूं। तैमूर मसलन गुस्से का इजहार करते जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, खैर अब मैं शादी तो करूंगा, ऐसे तो नहीं बैठ सकता इस लड़की के फिराक में, इसलिए मैं नबीला से आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। वह मेरे साथ पढ़ती थी। पहले कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी ख्वाहिश और खुशियों को अपनी पसंद की भेंट चढ़ा दूं, लेकिन अब बात ही अलग है। तैमूर सबको चेहरे को बारी बारी देखता उनके रद्द अमल को जांचने की कोशिश करता बात खत्म कर गया था। ठीक है, फिर कब मिलना है बता देना, हम तैयार हैं। अयाज मीर सर उठाते थोड़ा रोब से बोले थे, जैसे अब उन्हें किसी का ख्याल ही न हो। आलम और सुल्तान ने संजीदा निगाहों से दोनों को देखा और चुप ही रहे। आखिर कहते भी तो क्या। तैमूर तो ये सुनते ही खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जी जी बाबा, बस 1-2 दिन में हम उनके घर बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर चलेंगे। तैमूर ये कहता अपना खाना जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी ज़ेबा आहिस्ता कदमों से चलकर वहाँ आते बोली, ना तो मैं बदकिरदार हूँ और ना ही वो मेरी तस्वीरें, वो तस्वीरें मेरी हैं। बहुत जान लगाकर मुझे बदकिरदार झूठा बनाकर जलील किया है आपने। सबकी नज़र में मुझे गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। ज़ेबा तेज़ तेज़ सांस लेती सख्त लहजे में बोली, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और कैसे साबित करोगी कि वह तस्वीरें तुम्हारी नहीं है। सबने देखा है तुम्हारा गलीज़ रूप। तुम्हारी वजह से मैं
तो किसी को नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। सुल्तान अचानक उसे वहाँ आता देखकर गुस्से से और नफरत से बोले थे। तैमूर भी सुर्ख आंखों से उसे गुस्से में देखने लगा। जब आलम साहब उठे और उसके लरजते और कांपते वजूद को नरमी से थाम लिया। मुझे पूरा यकीन है ज़ेबा पर, मेरी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया। आलम साहब उठे और उसके लरजते कांपते वजूद को नरमी से थाम लिया। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर, ज़ेबा मेरी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया, और जो सच्चे होते हैं अल्लाह उन्हें कभी शर्मिंदा और जलील और रुस्वा नहीं करता। ये इसकी आजमाइश का सख्त तरीन वक्त है जो एक दिन गुजर जाएगा और फिर तुम सब इसकी पाक दामनी की गवाही दोगे। ये ज़रूर खुद को सच्चा साबित करेगी और मैं इसका पूरा साथ दूंगा। आलम साहब अपने कड़े लहजे में कहते उसे लिए वहाँ से चले गए, जबकि तैमूर एक पल के लिए सख्ते में रह गया। अगर सच में ये साबित हो गया कि वह सच्ची है और ये तस्वीरें झूठी, तो फिर तैमूर का क्या करेगा? उसके चेहरे की घबराहट देखते अयाज बोले, क्या बात है, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तैमूर सटपटाकर करारा जवाब देता वहाँ से उठा गया और वहाँ से चला गया। आलम साहब ज़ेबा को लिए उसके कमरे में आ गए, जहाँ वह फूट फूट कर उनके गले, दादा जान मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन करें, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अब तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगी? आलम साहब उसे बेड पर बिठाते बहुत प्यार से बोले, मैं कोर्ट में जाऊंगी, तैमूर की उन झूठी तस्वीरों पर केस करूंगी जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की। उन्हें कानूनी सज़ा दिलवाऊंगी। अब ये बात ऊपर तक जाएगी। मैं कानून के ज़रिए अपनी बेगुनाही साबित करते हुए उन गुनहगारों को सख्त सज़ा दिलवाऊंगी जिन्होंने मुझ पर बहतान लगाते हुए मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। ज़ेबा पुरअज़म इरादे से आलम साहब को देखते बोली। जब आलम साहब की आंखों में नबी और होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके सर पर हाथ रखते उसे हौसला देने लगे। दूसरी तरफ तैमूर जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काटता यही सोचे जा रहा था कि अब ज़ेबा क्या करेगी, वह कैसे अपने बेगुनाही साबित करेगी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जहां तैमूर के देखने पर पता चला कि नबीला उसे फ़ोन आ रहा है। तैमूर की सारी परेशानी और फिक्र गायब होती मुस्कुराहट में बदल गई। बहुत जल्द हम एक होने वाले हैं नबीला, मैंने अपने घर पर बात कर ली है, वह सब राज़ी हैं, बस हम 1-2 दिन में तुम्हारे घर पर आ रहे हैं तुम्हें बाज़ाहिरी तौर पर अपना बनाने के लिए। तैमूर खुशी से फ़ोन उठाता था, बोलता चला गया, वाकई तुम सच कह रहे हो तैमूर? नबीला चहकती हुई बोले जा रही थी। हाँ मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब तुम और मैं बहुत जल्द एक हो जाएंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। ये लो मिस्टर शहरयार अफंदी का एड्रेस, बहुत जाने माने वकील हैं, आज तक एक केस भी नहीं हारे, तुम उनके घर जाकर उनसे मिल लो। सुमेरा जो ज़ेबा की सहेली की बहन और ख़ुद भी एक वकील थी, उससे बोली। असल में ज़ेबा ने जब अपनी दोस्त की बहन सुमेरा को ये माजरा बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था, तो उसने ज़ेबा को शहरयार अफंदी का बताकर कहा कि वह ये केस उसे दे दे, क्योंकि अफंदी से बेहतर तौर पर और कोई नहीं था जो ये केस लड़ सकता। बहुत शुक्रिया मिस सुमेरा, मैं अफंदी साहब से मिल लूँगी। ज़ेबा ये कहती उठी और उसके ऑफिस से निकलती सीधा उस एड्रेस पर पहुंची जिसका सुमेरा ने उसे पता बताया था। शानदार बड़े से घर के सामने अपने रिक्शा से उतरती वह एक पल के लिए अफंदी हाउस को देखती रही, जो बहुत खूबसूरत और बड़ा सा था। फिर आगे बढ़ती हल्का सा गेट बजाकर जब कुछ ही देर बाद एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है? उस गार्ड ने ऊपर से नीचे तक ज़ेबा को देखते सवालिया अंदाज में पूछा। जी मेरा नाम ज़ेबा है, मुझे शहरयार अफंदी से मिलना है, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? ठीक है बीबी जी, आप यहाँ इंतज़ार करें। ये कहता वह गार्ड अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आता उसे देखकर बोला, अंदर आ जाएं। गार्ड की इजाज़त मिलती ही ज़ेबा आहिस्ता से अंदर आ गई। जब उसने चारों ओर नज़रें दौड़ाई, अफंदी हाउस बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज़्यादा हसीन दिखाई देता था। बीच में लगा फाउंटेन, एक तरफ बना खूबसूरत बाग तो दूसरी तरफ बड़ा सा स्विमिंग पूल, चमचमाती खड़ी एक तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सामने महल नुमा नजर आता वो शानदार हाउस जो वाकई तारीफ के काबिल था। बीबी जी यहाँ से अंदर आ जाएं। वह खोई हुई इधर उधर देख रही थी। जब गार्ड की आवाज़ पर होश में आती उसके बताए इशारे पर चलती अंदर आ गई। उसे दाखिली दरवाजे के बाहर छोड़ता वापस चला गया। अब उसे दरवाज़ा खोलकर शायद खुद ही अंदर जाना था। हिम्मत करते दरवाजे को धकेल कर वह खुद अंदर आ गई। जब अंदर का मंजर देखकर वह फिर उसकी खूबसूरती में खो सी गई। वो हाउस तो हर तरह से तारीफ के काबिल था,
बनाने वाले ने क्या खूब उसे बनाया था। कोई ऐसी चीज़ न थी जिसमें खामी निकाली जाती। ज़ेबा वहीं एक तरफ खड़ी कश्मकश का शिकार थी कि आगे बढ़े या नहीं, और जाए तो जाए कहाँ। तभी एक मुलाजिमा वहाँ आई। साहब कह रहे हैं आप ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतज़ार करें, वो अभी आ रहे हैं। मुलाजिमा उसके लिए ड्राइंग रूम में आती ये कहती वहाँ से चली गई। ज़ेबा चुपचाप उसकी बात मानती एक सोफे पर बैठी शहरयार अफंदी का इंतज़ार करने लगी। जब कुछ ही देर में खूब वजीहा लंबा चौड़ा शहरयार अफंदी अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जिसे देखकर ज़ेबा हैरान ही रह गई। वो तो समझी थी कि शायद शहरयार अफंदी कोई 50 या 60 साल की उम्र दराज आदमी होगा, जो तजुर्बेकार होने के साथ उसके इस केस में हर तरह से खुलकर मदद करेगा। लेकिन ये तो 27 या 28 साल का भरपूर नौजवान निकला था। शायद ये इस केस में उसकी वैसी मदद ना कर सके। जी मिस ज़ेबा, कहीं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ज़ेबा उसे देखकर हैरानी में गुमसुम बैठी सोच ही रही थी, जब शहरयार खुद सलाम करता निहायत संजीदगी से पहल करता बोला, जी वह मुझे आपके बारे में मिस सुमैरा ने बताया था। ज़ेबा हकलाते हुए बोली, मैंने आपसे पूछा कि मदद क्या कर सकता हूँ आपकी, ना कि आप किसी तारीफ सुनकर मेरे पास आई हैं। मुझे उससे कोई गरज नहीं है। उसका रूखा जवाब सुनते ही ज़ेबा एक पल को शशदर रह गई। वह देखने में तो कम उम्र था, लेकिन अंदर से कितना सख्त और रूखा था उसे अंदाज़ा ज़ेबा को नहीं था। अब वह पूरे एतमाद के साथ उसी लहजे में उसका जवाब देते बोली थी, मेरा केस लड़ना होगा आपको। मुझे मेरे ही घर वालों के सामने सच्चा साबित करना होगा। मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मेरी तस्वीरों को गलत फहम में ढाला गया है। मुझे बदनाम किया गया है पूरे ख़ानदान के सामने। मुझे जलील और रुस्वा कर दिया गया। मुझे मेरा लूटा हुआ सब कुछ वापस चाहिए। मेरी इज्जत, मान, यकीन, तमाम भरोसा, खुशियाँ, मेरे रिश्ते, सब कुछ। और इन सब का गुनहगार जो है उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। मैं बोले कि आप मेरी मदद करेंगे। ज़ेबा को असली खुद एतमादी में दिया जाने वाला जवाब सुनकर शहरयार अफंदी गहरी सांस लेता हुआ सीधा हुआ। फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है मिस ज़ेबा, मुझे पूरी बात बताएं। मैं वादा करता हूँ आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। जब ज़ेबा ने शुरू से आखिर तक हर्फ ब हर्फ एक एक बात बता दी, कुछ छिपाए बगैर उसे बता दी, सिवाय इसके कि वह तैमूर को पहले चाहती थी लेकिन अब नहीं। उसकी पूरी बात सुनकर शहरयार को काफ़ी ताज्जुब हुआ। क्या वह तस्वीरें मैं देख सकता हूँ? शहरयार की बात पर ज़ेबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बेशक वह तस्वीरें झूठी थीं, लेकिन सच में ढली ऐसी थी कि उन्हें वह किसी गैर महरम को कैसे दिखा सकती थी। जबकि तैमूर को ज़रा हया न आई कि उसकी तस्वीरें जब उसने खुलेआम पूरे ख़ानदान में बेधड़क दिखाई, उसे कितना जलील किया गया है। शर्म से बिना कुछ बोले वह सर झुकाए अपने दोनों हाथ मसलने लगी। शहरयार उसकी झिझक महसूस करता आराम से बोला, देखें मिस ज़ेबा, जब आपने खुद को इंसाफ दिलाने का इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाएं। बिना सबूत के एक तो हम उस पर केस नहीं कर सकते, और फिर आपको हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना होगा। तभी हम केस जीत सकेंगे और मुजरिमों को सज़ा दिलवा सकेंगे। अब के शहरयार बोला तो उसकी आवाज़ और लहजे में कुछ ऐसा था जिससे ज़ेबा को बहुत अपनायत का एहसास के साथ हौसला भी मिला। ठीक है, मेरे पास अभी तो वे तस्वीरें मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपको वो लाकर दिखा ज़रूर सकती हूँ। ज़ेबा लहजे में मजबूती लिए उसकी आंखों में देखती गोया हुई। तब शहरयार अफंदी भी सर हिलाता उसके लिए चाय मंगवा गया। नबीला बहुत खुश थी। तैमूर अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके घर पर उसका हाथ मांगने आ चुका था। नबीला के घरवाले भी तैमूर को देख के उसके घरवालों से मिलते खुश थे। सब कुछ दोनों फैमिलीज़ में तय हो गया था। जब नबीला के घरवाले भी उसे वहाँ लाते तैमूर के साथ बिठा गई। तैमूर की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। नबीला को अपने सामने देखकर जब उसने जेब से एक अंगूठी निकाली और नबीला का हाथ थामता वो अंगूठी बहुत प्यार से उसकी उंगली में पहना दी। नबीला शर्माती हुई सर झुका गई। जब उसकी माँ ने उसे भी एक अंगूठी दी, जिसे पकड़ती नबीला भी तैमूर की उंगली में वो अंगूठी सजा गई थी। पूरे ड्राइंग रूम में मुबारकबाद का शोर उठता सुनाई दिया। तैमूर ने हंसते हुए नबीला को देखते आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। यही तो थी उसकी खुशी, उसकी मोहब्बत, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया था। आज वो उसकी बना दी गई थी। ज़ेबा घर आती खाली खाली घर को हैरत से देखती शिजा के पास आई। क्या बात है, घर पर कोई नहीं है? कहाँ है सब? तैमूर साहब की बात पक्की करने गए हैं।
शीजा मुंह बनाती ही गुस्से से सर झटक के बोली। ज़ेबा के दिल ने न जाने क्यों दुख से भर गया था। इसलिए नहीं कि तैमूर ने मंगनी कर ली थी, बल्कि इसलिए कि उसे उजाड़ कर उसकी बर्बादी का सामान कर वह इतने आराम से कैसे अपनी खुशियाँ, अपनी चाहत पा सकता था। ज़ेबा ने गुस्से और नफरत से मिले जुले तासुरात लिए सर से चादर उठाकर दूर फेंक दी। क्या अम्मी, बाबा और दादा जान भी उसके साथ गए हैं? ज़ेबा ने दुख से शीजा को देखते हुए पूछा। नहीं, वह अपने अपने कमरे में है। शीजा के मुंह से ये बात सुनकर ज़ेबा को बहुत खुशी हुई। जो भी था, माँ बाप भले ही नाराज थे, लेकिन उसे तन्हा नहीं छोड़ा था उन्होंने। आप आज गई थी वकील से मिलने, क्या हुआ? शीजा उसके पास आती ही राजदारी से मालूमात लेने लगी। अपनी सोचों को झटकती वह मुस्कुराते उसे देखने लगी। बस मेरी जान, तुम देखती जाओ, अब मैं क्या करती हूँ। जितनी खुशियाँ मनानी है इन लोगों को मना लेने दो। खुशियाँ ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेंगी। मुझे बर्बाद करके खुद दुनिया जहान में खुशियाँ मनाते फिर रही हैं। उनकी बर्बादी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जुमाइनी अंदाज में शीजा से कहती वह गहरा सांस लेती मुस्कुरा दी। वो लोग रात को घर आए थे। शायद रात का खाना उन लोगों ने तैमूर के ससुराल में ही खाया था। ज़ेबा ने छुपकर अयाज और उनकी बीवी और तैमूर को आते देखा, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। थके होने की वजह से वह सब सीधा अपने अपने कमरों में चले गए। ज़ेबा वापस अपने कमरे में आ गई और शिद्दत से इंतजार कर रही थी उन सबके सो जाने का, जब वह काम रात की तन्हाई में पूरा कर दे। घड़ी की टिक टिक करती आवाज़ ज़ेबा को हर पल बेचैन कर रही थी। उठते बैठते शिद्दत से वक्त गुजरने का इंतजार करते आखिरकार वो वक्त आ गया जब रात के बीच के पहर सब गहरी नींद में डूबे मज़े से सो रहे थे। तब ज़ेबा दबे पांव अपने कमरे से निकलती तैमूर के रूम की तरफ बढ़ी थी। जिंदगी में उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा वक्त भी आएगा जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रात के इस पहर एक गैर महरम के कमरे में जाना पड़ेगा। आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते उसने जैसे ही नीचे की तरफ जोर दिया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। ये शायद उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। जल्दी से अंदर आते उसने धड़कते दिल पर हाथ रखते बेड की तरफ देखा, जहां तैमूर मज़े से गहरी नींद सो रहा था। इस वक्त कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ेबा बिना आवाज़ और आहट किए कदम तैमूर की तरफ बढ़ाती उसके नज़दीक आकर खड़ी हो गई और फिर हाथ में पकड़ा हुआ वह स्प्रे उसके मुंह के करीब ले जाती। वह स्प्रे अच्छे से कर गई, ऐसा कि वह सुबह से पहले नींद से न जागे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब उसे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि तैमूर नींद में बेहोश हो चुका है। ज़ेबा ने अब तसल्ली से अपना काम करना था। उसने फ़ौरन से तैमूर का मोबाइल तलाश किया, जो सामने टेबल पर चार्ज हो रहा था। उसका मोबाइल उठाते ही ज़ेबा ने उसके अंगूठे की मदद से फ़ोन लॉक खोला और गैलरी में आई, जहां एक फ़ोल्डर में उसकी वो तस्वीरें मौजूद थीं जिसका इस्तेमाल करके उसने ज़ेबा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई थी। ज़ेबा ने वो तस्वीरें अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करते तैमूर के मोबाइल से तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी। फिर उसे अच्छी तरह तैमूर का तमाम मोबाइल चेक किया, लेकिन दूसरा और कोई सबूत उसके हाथ न लगा। अब कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ मज़ीद तैमूर के कमरे में ठहरने का। तभी वह जल्दी से बाहर आती आराम से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह तैमूर ने जब आँख खोली तो उसे अपना सर बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। पहले तो वह परेशान हुआ कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। फिर खड़ा होता फ्रेश हुआ और तब जाकर उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। नबीला से जुड़ने वाले रिश्ते की खुशी को लेकर खुश होता वह सब कुछ भूलता बहुत फ्रेश मूड लिए नाश्ता करने के लिए नीचे आया। जब ज़ेबा तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। तैमूर मीर, बस चंद दिन और खुश हो लो, फिर देखना सच क्या है सबके सामने आ जाएगा। ज़ेबा दिल में सोचती पलटी और वापस आ गई। एक बार फिर उसने अपने कदम शहरियार अफंदी के घर की जानिब उठ रहे थे। उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद गार्ड उसे देखता सीधा अंदर ले आया था, जहां वह उसके बड़े से रूम में बैठी आज फिर उसका इंतजार कर रही थी। जब कुछ ही पल में वह ज़ेबा के सामने बैठा था। जी मिस ज़ेबा, तो क्या आप सबूत ले आई? सलाम के बाद वह सीधा मुद्दे पर आता गहरी नजरों से उसे देखता सवाल कर रहा था। ज़ेबा कुछ देर सोचती रही, फिर गहरा सांस लेती अज़बात में सर हिला गई। फिर आहिस्ता से मोबाइल खोलकर शहरियार की तरफ बढ़ा दिया। शहरियार ने वाज़िह तौर पर देखा कि उसका नाजुक खूबसूरत हाथ में पकड़ा वो मोबाइल हल्का हल्का लरज़ रहा था। शायद उसके हाथ ही नहीं बल्कि पूरा उसका वजूद हल्का हल्का काँप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थीं, उन पर साया फगन करते घनेरी पलकें भी हल्की हल्की लरज़ रही थी।
शहरयार अफंदी ने इस दिल गिरफ्त मंजर को बहुत ही दिलचस्पी से देखा। फिर नरमी से बोला, मिस ज़ेबा, आप इस मामले में मुझ पर यकीन कर सकती हैं। प्लीज़ किसी किस्म की कोई बेतबारी या दिल में कोई भी बात हो, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। खुद को मजबूत रखें, मैं आपके साथ हूँ। इसके अल्फाज ज़ेबा को बेइख्तियार उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर गई, जहाँ शर्मो हया का एक और जहान आबाद था। शहरयार समझ सकता था कि एक बाहया बाकिरदार खानदानी लड़की के लिए जिल्लत और रुसवाई का ये झूठा बोझ उठाना और सबके सामने जाकर साबित करना कि वह पाक दामन है कितना मुश्किल था, खासकर तब जब उसके सबसे करीबी रिश्ते ही उस पर एतबार न करें। मुझे आप पर यकीन न होता तो मैं यूं आपके सामने बैठी न होती, हल्की सी नमी घुली आवाज़ में कहती वह फिर नजरें झुका गई। जब शहरयार मध्यम सा मुस्कुराता उसके हाथों से मोबाइल ले गया। जब उसकी नजरें उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्या इस आदमी को आप जानती हैं? बेइख्तियार ही वह ये सवाल पूछ गया। सब की तरह आपको भी लगता है कि इन तस्वीरों में मैं हूँ? आंखों में बेयकीनी लिए वह पूछ बैठी। बिल्कुल नहीं, शहरयार जल्दी से बोला। फिर मैं इस आदमी को कैसे जानती होंगी? कैसा अजीब सा सवाल है। अब ज़ेबा चिढ़कर बोली। शहरयार को भी समझ नहीं आया कि वह क्यों इतना बेवकूफ़ाना सवाल गैर इरादी तौर पर कर गया था। आपको क्या लगता है सबके पीछे किसका हाथ किस मकसद से हो सकता है? मुझे लगता है ये सब के पीछे आपके उसी कजिन का हाथ है। आपके शहरयार गौर से उसे देखता बोला। लगता नहीं, मुझे यकीन है इस सब में तैमूर का ही हाथ है। अपनी महबूबा से शादी करने के लिए उसने ये सब गेम खेली है। मेरी घटिया तर्ज की तस्वीरें बनाई झूठी और फिर मंगनी वाले ही दिन सबके सामने खुलेआम मंजर पर ऐसे पेश किया जैसे मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, उस मासूम इंसान के पल्ले बांधी जा रही हूँ। घटिया आदमी, मुझे बुरा बनाकर बदनाम करके खुद सबकी हमदर्दियां समेट कर ता अच्छा बन गया। आपको पता है उसने कल जाकर मंगनी भी कर ली अपनी उस सो कॉल्ड महबूबा से। कमीना कहीं का। इतना सब ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं थी। साफ साफ कह देता कि बाहर चक्कर चलाया हुआ है। कम ज़र्फ में हिम्मत जो नहीं थी। ज़ेबा अपनी ही धुन में जले दिल के फफोले उसके सामने बेइख्तियारी से फोड़ती चली जा गई, बिना ये देखे कि सामने वाला हैरान परेशान यकटक देखे जा रहा है। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं माजरत चाहती हूँ, वो शर्मिंदा से दिखाई देती बोली। कोई बात नहीं, जहाँ इतना कुछ बोल दिया है फिर रिलैक्स रहें और फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वह हल्का सा मुस्कुराता खुद भी पीछे होकर बैठा दोस्ताना अंदाज में बोला, जिस पर ज़ेबा तिरछी निगाहों से उसे देखती तीखे अंदाज में बोली, देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, बस आजकल थोड़े हालात ऐसे चल रहे हैं जिससे जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा मैं बहुत नरम मिजाज और बहुत सुलझी हुई लड़की हूँ। मुझे इस तरह की लड़की समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। उसकी बात सुनता शहरयार ताज्जुब से उसे देखता रहा, फिर बेइख्तियार हंसने लगा। मैं क्यों आपको इस तरह की लड़की समझूंगा? मुझे कोई शौक नहीं है। खैर, हम कोर्ट के जरिए बहुत जल्द तैमूर को नोटिस भेजेंगे। शहरयार आखिर में संजीदा सा हो गया था। दूसरी जानिब तैमूर आजकल बहुत खुश दिखाई दे रहा था, हवाओं में उड़ता जा रहा था। अभी कुछ देर पहले वह नबीला से फ़ोन पर बातें करता अपने मुस्तकबिल के सपने को सजा रहा था। बहुत जल्द वह शादी करके उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करने का इरादा रखता था। तभी एक आदमी वहाँ आता उसे एक लिफाफा दे गया, जिसे देखता पहले तो वह बहुत हैरान हुआ। फिर जब उससे खोलकर पढ़ने लगा तो उसे उसके औसान खता हो गए। वह कोर्ट की तरफ से जारी किया हुआ पहला नोटिस था, जिसमें लिखा था उस पर झूठी तस्वीर को बनाए जाने का इल्ज़ाम है और कोर्ट में आकर उसे ये साबित करना है कि वह तस्वीरें झूठी नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उस पर कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए सज़ा के साथ साथ भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। ये पढ़ते हुए तैमूर के पसीने छूट गए। ज़ेबा इस हद तक चली जाएगी, उसे कोर्ट में घसीटेगी, तैमूर ने सोचा भी नहीं था। अब वह क्या करेगा? तैमूर परेशान सा सोचता घर आया, जहाँ सामने ही सोफे पर बैठी उसे ज़ेबा दिखाई दी। तो ये सब तुमने किया है? उसके सामने लिफाफा फेंकता तैमूर गुस्से से बोला। तो नोटिस मिल गया तुम्हें, अब तैयार हो जाओ, कोर्ट में ही मुलाकात होगी। ज़ेबा तंजिया अंदाज में कहती उठी। तुम जिस घटियापन की हरकतें गैर मर्दों के साथ करती फिर रही हो, क्या समझती हो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत वक्त पर पता चल गई सबको। तैमूर नफरत से दांत पीसते बोला। अपनी जुबान को लगाम दो तैमूर।
मुझ पर बदकिरदारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम समझते हो तुम बच निकलोगे, तो ये भूल है तुम्हारी। मैं सब जानती हूँ, तुम थे इन सब के पीछे। तुमने किया ये सब, मेरी तस्वीरें झूठी बनाई, मुझे पूरे खानदान के सामने जलील किया ताकि अपनी पसंद की शादी कर सको। अगर इतने ही सच्चे हो तो कोर्ट में साबित करना। अपनी ज़ेबा की जुबान से एक एक लफ्ज़ हकीकत का सुनते तैमूर का खून में लर्जिश हुई। सुल्तान, ये सब क्या है? ज़ेबा ने तैमूर पर झूठी तस्वीरों का केस किया है। अब ये दिन देखना बाकी रह गया था जब हमारे घर की बेटियां कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें और वो भी घर के मर्दों को दुनिया में जलील करवाएं। और क्या दिन देखना बाकी रह गया है? इतना तो तुम्हारी बेटी ने रुसवा कर दिया, अब कुछ कसर रह गई है तो क्या वो भी मोहतरमा पूरी करने जा रही हैं? अयाज साहब खाने की मेज पर गुस्से से दहाड़ते बोल रहे थे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, कर लेने दें इसे अपने दिल की तसल्ली। अगर आपका बेटा सच्चा है और हक पर है तो डरने की क्या बात है? जो सच है वो बता दे दुनिया को। जहाँ इतना जलील हो गए हैं वहाँ थोड़ा और सही। सुल्तान साहब बेपरवाही से बड़े भाई के गुस्से का जवाब देते उठे और चले गए। आलम, ज़ेबा और बाकी सब सुल्तान के इस जवाब से हैरान रह गए। अब तक ये पहली बार था जब उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी बेटी के साथ दिया था। देख रहे हैं आप अपने बेटे और पोती की हठधर्मी, किस तरह से ये सब सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। अयाज मीर से जब कुछ न बन पड़ा तो आलम मीर से शिकायत करने लगे। सुल्तान ने जो कहा ठीक कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तैमूर ने कुछ नहीं किया तो उसे डरने की क्या ज़रूरत है? साबित कर दे कोर्ट में कि वह तस्वीरें ज़ेबा की झूठी नहीं बल्कि सच्ची हैं। बस फिर आलम मीर की भी नाक में मक्खी उड़ाते बोले और जाने लगे। तो इसका मतलब आप सबको लगता है कि तैमूर झूठ बोल रहा है? ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी, मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं आप लोग। अब के अयाज चुपते हुए लहजे में बोले, वक्त बता देगा यस कौन झूठा है और कौन सच्चा। हम क्यों किसी को फंसाने लगे? आलम साहब अब वहां रुके नहीं थे और वहां से चले गए, जबकि तैमूर और अयाज पीछे तिल मिलाते रह गए। तुम फिक्र नहीं करो तैमूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है तुम पर। अयाज साहब यकीन से उसके कंधे पर हाथ रखते बोले, जबकि तैमूर अपनी गहरी सोचों में डूबा हुआ था, क्योंकि वह जानता था एक पेशी में ही वह पकड़ा जाएगा। वह साबित ही नहीं कर सकता कि ये तस्वीरें सच्ची हैं। अब उसे कैसे भी करके आफाक से बात करनी थी। इस मामले का हल वही तलाश कर सकता था। 3 दिन बाद उसकी पहली पेशी थी, जिसे लेकर वह बहुत घबराया हुआ था। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले आफाक को फ़ोन करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। तैमूर ने बहुत बार उसका नंबर मिलाया, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसने गुस्से के जरैल आफाक को गालियाँ दी। नबीला और उसके घर वालों को अब तक किसी बात का इल्म नहीं था, तो वह शादी को लेकर इतना खुश थे कि अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक 3 दिन बाद मीर फैमिली कोर्ट में वक्त से पहले मौजूद थी। आज उनकी पहली पेशी थी, जबकि शहरियार अफंदी अपनी रोजाना वजाहत के साथ अदालत में आता ज़ेबा से कोई ख़ास मामूलात पर बातचीत करने लगा, तो तैमूर उन दोनों को देखता अजीब जैसी फील करने लगा। ऐसा लगता था कि दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक हो। जैसे शहरियार अफंदी जिस तरह से ज़ेबा को देख और उससे बातचीत कर रहा था, वो लहजा, अंदाज, आंखों की चमक अजनबी या गैर शनासी नहीं थी। उसमें बहुत अपनायत और गहरा एहसास छुपा था, जो तैमूर साफ तौर पर महसूस कर रहा था। तभी अदालत लगी, लोग आना शुरू हो गए। पहले तो जज साहब को ज़ेबा की तस्वीरें दिखाई गईं जो सरासर झूठी थीं, और ज़ेबा ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तस्वीरें तैमूर ने बनवाई हैं। उसे बदनाम करने के लिए तैमूर इस वक्त कटघरे में खड़ा था। जब शहरियार खड़ा होता उसके पास आते बोला, तो बताइए मिस्टर तैमूर मीर, आपके पास ऐन मंगनी के वक्त पे क्यों मिस ज़ेबा की वे तस्वीरें आईं? क्या इससे पहले आपने कभी उन्हें किसी गैर मर्द के साथ मिलते जुलते या ऐसा कुछ उनमें नहीं देखा था जिससे आप पहले मोहतात हो जाते, जबकि आप दोनों एक ही घर में बचपन से पले बड़े हैं, साथ रही हैं? इतना तो इंसान एक दूसरे को जान ही लेता है। तब क्यों नहीं आपको मिस ज़ेबा बदकिरदार नजर आई? शहरियार अफंदी के इतने सारे सवालात पर तैमूर एक पल को घबरा गया। जब तैमूर का वकील खड़ा होता बोला, जज साहब, मेरे अजीज शहरियार साहब मेरे मुवक्किल को कंफ्यूज कर रही हैं। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि ऐन वक्त पर तस्वीरों का आना जाहिरी सी बात है। जिसके साथ उसने मिरासिम थे नाजायज, उसने तो मौके पर चौका मारना था ना। तैमूर के वकील की बात सुनकर ज़ेबा के साथ शहरियार का भी खून खौल उठा। उसका दिल किया कि जाकर उस आदमी का मुंह तोड़ दे। जुबान संभाल कर बात करें इमरान साहब, जब तक किसी की किरदार के दाग साफ वाजे नहीं हो जाते, तब तक आप
कैसे खुली जबान में उसके किरदार की गवाही दे सकते हैं। शहरयार सख्त लहजे में मुखालिफ खड़े वकील को वार्न करते बोला, जिस तरह आप मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने झूठी तस्वीरें बनाई हैं। मुखालिफ खड़ा वकील निहायत ढीठ मालूम हुआ था। झूठ नहीं, सच है ये। तैमूर मीर ने मिस ज़ेबा की झूठी तस्वीरें बनाई। शहरयार तेज आवाज में बोला, तो साबित करें जज साहब। हमारे साथी शहरयार अफंदी साबित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठ हैं। इमरान, जो कि तैमूर का वकील था, दूबदू जवाब देता सबको लाजवाब कर रहा था, जिस पर तैमूर खुश होता मुस्कुराने लगा। ज़ेबा, आलम, सुल्तान बेचैनी से ये मंजर देख रहे थे जब जज ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर शहरयार अफंदी और मिस्टर इमरान को अगली तारीख तक मोहलत दी जाती है कि वे अपने अपने मुवक्किल को ठोस सबूत के साथ अदालत में पेश हों, नहीं तो अदालत का वक्त ज़ाया करने पर दोनों तरफ से जुर्माना आयद किया जाएगा। अदालत बर्खास्त की जाती है। ये कहता जज उठा और चला गया। जब शहरयार ने गुस्से भरी एक निगाह तैमूर पर और फिर इमरान पर डाली और तेज कदमों से वहां से चला गया। मजीद उसका वहां रुकना फिजूल था। अयाज साहब और मुस्कुराते हुए सलमान, ज़ेबा और आलम साहब के पास आए। मैंने कहा था ना बाबा, सच को झूठ आप साबित ही नहीं कर सकते। गुनाह को यहाँ तो छुपा लेंगे, ऊपर जाकर क्या करेंगे, जो सब देख रहा है। अयाज साहब नखरे से गर्दन अकड़ाकर बोले, सही कहा अयाज, ऊपर वाला सब देख रहा है और वह सच का ही साथ देगा। यकीनन अभी एक और पेशी बाकी है, जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। ये कहता वह सब वहां से चले गए और तैमूर हंसता हुआ उन्हें जाता देखने लगा। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है ज़ेबा, जिससे हम साबित कर सकी कि ये सब तैमूर ने ही किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये केस हम हार जाएंगे। शहरयार परेशानी से उसकी तरफ देखता बोला, तो क्या ये केस हम हार जाएंगे? अब ज़ेबा भी सहमी गाँव से उसकी तरफ देख रही थी। जब वह बेइख्तियार वो उसकी कलाई पर अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते बोला, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा ज़ेबा, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है तुम हक पर हो। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ज़ेबा उसकी अचानक बदलते रंगों को देखती एक पल के लिए शेषो पंच में रह गई। एक अजीब सी चमक थी शहरयार की आंखों में, जो ज़ेबा के लिए फूट रही थी। वह घबराती खड़ी हुई। उसके दिल की धड़कनों ने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया था। वह फौरन वहां से चली आई। घर आने के बाद भी सारा वक्त वह शहरयार के बदलते रंगों को ही सोच रही थी। जब आधी रात को वह छत पर जाने के लिए नीयत से कमरे से निकलती तैमूर के रूम के पास से गुजरी तो उसने तैमूर की आवाज़ आती सुनाई दी, जिसे सुनते वह वहीं खड़ी हो गई। आफाक, तुम कहाँ मर गए थे? इतने दिन मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए। ज़ेबा ने मुझ पर झूठी तस्वीरों का केस कर दिया है। अब वो ये साबित करने पर बजिद है कि ये सब झूठी तस्वीरें मैंने बनाई हैं। मुझे डर है कि कहीं वह ये साबित करने में कामयाब हो गई तो मैं क्या करूँगा। अगर उसे ये मालूम हो गया कि ये सब मैंने ही किया है तो मुझे जेल हो जाएगी। तैमूर की बातों की आवाज़ सुनती वह दम बखुद रह गई। उसने जल्दी से उसकी तमाम बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। शायद ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए मदद थी। तभी उस वक्त तैमूर ने बात की और ज़ेबा ने वह सब सुनते ही उसे रिकॉर्ड कर लिया। धड़कते दिल से साथ वह भागती हुई अपने कमरे में वापस आई। उसे सुबह का इंतजार था जब वह ये रिकॉर्डिंग शहरयार को सुनाती और फिर सुबह होते ही वह सबसे पहले शहरयार के पास आई थी। शहरयार साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। ज़ेबा घर के अंदर आती मुलाजिमा से बोली, जो अब उसे भी बहुत अच्छे से पहचान चुकी थी और उसे ऐसे पेश आती जैसे ही वह इस घर की मालकिन हो। बीवी जी, आप उनकी लाइब्रेरी में इंतज़ार करें, वह बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मुलाजमा ये कहती वहाँ से चली गई। जब ज़ेबा सीधी उसकी लाइब्रेरी चली गई, जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, किताब को देखती उसकी नज़र अचानक हैरत से फैल गई। जब उसने बेहद रोमांटिक नॉवेल्स की कलेक्शन रखी देखी, तभी उसे अपने पीछे बहुत करीब किसी की सांसों की तपिश महसूस हुई। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो शहरयार आंखों में खुमारी लिए उसे ही देख रहा था। ज़ेबा उसकी आंखों से घबराती जल्दी से बोली, आप तो इतने संजीदा और सख्त मिजाज इंसान लगते हैं, रूखे पीखे से हैं। इन नॉवेलों का शौक़ कहाँ से आ गया? अजीब अजीब सी मुँह बनाती हुए उससे दूर हटते बोली, अच्छा, बड़ी समझदार निकली आप तो। मेरे मिजाज से मेरे जज्बों का अंदाज़ा लगा लिया। आपको एहसास नहीं होता कभी कभी कि मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ? उसके एक बार बेहद करीब आने पर वह ज़ेबा के चेहरे पर थोड़ा झुकता सरगोशी से बोला।
ज़ेबा तो उसी पल बर्फ की तरह जम गई थी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। शहरयार, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने आई थी, ज़ेबा हकलाते हुए बोली। अच्छा, क्या बात बतानी है? जब शहरयार भी अपने जज्बों पर काबू करता संजीदगी से बोला। ज़ेबा ने उसे वह रिकॉर्डिंग के साथ सारी बातें उसे बता दी। ये तो बहुत बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है ज़ेबा, जिससे पूरा केस अब हमारे हक में होगा। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शहरयार बहुत खुश नजर आता ज़ेबा से बोला, बस नबीला, चंद दिन और सब्र कर लो। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ, वो ख़त्म हो जाएं, फिर हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैंने बाबा से बात कर ली है। तैमूर फ़ोन पर नबीला से कहता मुस्कुराया। बस उसे जल्द से ये केस ख़त्म होने का इंतज़ार था। जब वह नबीला से शादी करके हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। नबीला भी बहुत खुश थी। उसे बस उस दिन का इंतज़ार था जब तैमूर बारात लाता और वह हमेशा के लिए उसे अपने साथ अपना बनाकर ले जाता। कोर्ट की दूसरी पेशी आज थी, जहां मीर फैमिली एक बार फिर कोर्ट में इंसाफ के लिए जमा हुए थे। इस बार तैमूर को पूरा यकीन था कि ये केस आज हर हाल में ख़त्म होने के बाद कोर्ट उसके हक में फैसला सुनाएगा और ज़ेबा को ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि उसे एक बार फिर पूरे घर वालों के सामने शर्मिंदा और जलील होना पड़ेगा। जज साहब, आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस फजूल से केस को ख़त्म करके अपना फैसला सुनाएं। मिस ज़ेबा बिला वजह आपका और हमारा वक्त ज़ाया कर रही है। इनके पास अपने गुनाह को छुपाने का कोई सबूत नहीं है। तैमूर का वकील जैसे ही बोलने लगा, शहरयार मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। जज साहब, शायद मेरे दोस्त को बहुत यकीन है खुद पर, लेकिन आज हमारे पास इनके क्लाइंट तैमूर के जुर्म को साबित करने के लिए एक ऐसा सबूत है जिसे सुनकर सबको हैरान हो जाएंगे। ये कहते ही शहरयार वो रिकॉर्डिंग पूरी अदालत में ऑन कर गया, जिसे सुनकर अयाज, आलम, सुल्तान और खुद तैमूर भी हैरान रह गए। ये झूठी है, मेरी आवाज़ नहीं है, तैमूर बदहवास सा बोला। जब उसका मोबाइल अदालत ने जब्त करते उसकी पूरी तलाशी ली, जहां हर बात खुलकर सामने आ गई। उसकी और आफाक की तमाम बातें सबने सुनी। इसके बाद अदालत ने तैमूर को हिरासत में लेते एक और पेशी की तारीख दी, जिसमें पुलिस को कहा कि आफाक को कहीं से भी पकड़कर लाकर इस पेशी में पेश किया जाए और तब तक तैमूर पुलिस की निगरानी में रहेगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। उसके कुछ दिन बाद आफाक को भी पकड़कर अदालत में पेश किया गया। उसने सारी हकीकत तैमूर की बता दी। अब उन दोनों की हकीकत जानने के बाद अदालत ने 4 साल की सज़ा सुनाई और 3 लाख जुर्माना आयद किया। बाबा, मुझे बचा ले, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। तैमूर को जब पुलिस लेकर जाने लगी तो वह रोते हुए चीख रहा था। जब अयाज साहब एक तरफ शर्मिंदा सा खड़े, आखिरकार नबीला और उसकी फैमिली को भी तैमूर की सारी कहानी का पता चल गया था। वह कब तक उनसे छुपाता, जिस पर नबीला ने अफसोस करते खुद तैमूर से रिश्ता तोड़ लिया। वह ऐसे आदमी से मोहब्बत कर दे और उससे शादी करने पर अफसोस कर रही थी कि वह कितने बड़े खसारे में रही थी अब तक, लेकिन उसके रब ने वक्त से पहले ही उसे बचा लिया था। ज़ेबा बहुत खुश थी। मीर खानदान में एक जानिब जहां सब सच की जीत पर खुश थे, तो दूसरी तरफ एक फैमिली अपने बेटे के इस घिनौने खेल पर दुखी भी थी। तभी शहरयार अपनी माँ के साथ अचानक ज़ेबा के घर आया, जहां उसकी आमद पर सुल्तान मीर की सारी फैमिली हैरान रह गई। मैं अपने बेटे शहरयार के लिए ज़ेबा का हाथ मांगने आई हूँ। जब मुझे शहरयार ने बताया वह ज़ेबा को पसंद करता है तो मैं दुबई से भागी चली आई। असल में शहरयार और मैं ही हैं, उसके बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। शहरयार यहाँ पाकिस्तान में अपने काम की वजह से रहता है, जबकि मैं दुबई में ही रहती हूँ अपने मैके वालों के साथ। यहाँ अकेले पड़ जाती हूँ ना, इसलिए। लेकिन अब जब ज़ेबा आ जाएगी तो फिर मैं भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊंगी। शहरयार की वालिदा बहुत खुश असलूबे से बात करते बोली। आलम और सुल्तान को शहरयार हर लिहाज से अच्छा लगा। जब ज़ेबा की भी हाँ हुई तो वह उसी वक्त इस रिश्ते को कबूल कर चुके थे। फिर क्या था, दोनों घरों में देखते ही देखते खुशियों का राज होने लगा और फिर शहरयार बड़ी धूमधाम से ज़ेबा को अपने नाम से बनाकर आफंदी हाउस ले आया। ज़ेबा दुल्हन बनी बहुत हसीन लग रही थी। जब उसने घूमकर शहरयार के उस सजे हुए फूलों से हसीन कमरे को देखा और फिर शर्माकर शहरयार को देखती हाथों से मुंह छुपा गई। शहरयार ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके चेहरे से मेहंदी लगे हाथों को हटाया और जोर से उसकी नाजुक सी कमर को गिरद हाथ का झटका देते उसे खुद से करीब कर लिया था, जिससे ज़ेबा के लब और उसके लब से हल्का सा टकराए। मैं पहली ही नजर में तुम्हें देखकर दिल हार बैठा था, लेकिन इसका एहसास तब हुआ जब तुम पर अदालत में गलत इल्जाम लगाए गए। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। मैंने तभी फैसला कर लिया कि इसके बाद तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाऊंगा।
और अपनी मोहब्बत की एक दास्तान रकम करूँगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ेबा। ये कहते हुए उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर शब्द कर गया। ज़ेबा शर्म से उसके सीने से लगी, हल्की हल्की लरजने लगी। जब शहरयार की बढ़ती शिद्दतें उसके दिल में भी लगी आग को भड़काने लगी। आहिस्ता आहिस्ता रात उनकी मोहब्बतों में पिघलती अमर होने लगी, खत्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आपको कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन की टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।